हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आपको पता है कि रिसेंटली एक जो अल जजीरा ने एक एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की, और उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी और उनका जो फाइनेंशियल डाटा है उससे एविडेंस ली है। जो अल जजीरा का इन्वेस्टिगेटिव यूनिट है कि इंडिया जो है वो मॉरिशियस में या एक मॉरिशियन आइलैंड के करीब, जिसका नारिन का नाम है अगलिगा, वहां पे एक नेवी की बेस बना रहा है। और वहां पे तकरीबन 300 लोग रह रहे हैं। 1100 किलोमीटर वो जो है वो दूर है बेसिकली मॉरिशियस की जो मेन आइलैंड है उससे। अब आके हमें पता ये चलता है कि एक तरफ चाइना ने जिबूती में अपनी जो है वो मिलिट्री बेस बनाई, इधर से इंडिया भी लगा हुआ है। क्या इंडिया के इतने पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि इंडिया इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है, और वो भी अपने बॉर्डर से, अपनी सरजमीन से बहुत दूर? इस सारी डिस्कशन को समझने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की कर्नल दानवीर सिंह साहब से। हमारे दोस्त भी हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, अपना टॉक शो, टीवी टॉक शो भी करते हैं। कर्नल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सर। अच्छा कल साहब, ये बताइएगा कि हाउ डू यू सी ये इंडिया की क्या डिजाइन हैं कि आपने मॉरिशियस में जाके एक अपनी जो है वो नेवी ने बेस बना ली। इससे इंडिया क्या बताना चाहता है दुनिया को? इंडिया दुनिया को कुछ नहीं बताना चाहता। इंडिया जो है अपना जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है उसको कम करना चाहता है। और इंडिया ने बेस मॉरिशस में ही, जो आप बता रहे हैं, वैसे मैंने ये खबर पढ़ी नहीं है, लेकिन क्योंकि आप अल जजीरा का हवाला दे रहे हैं तो खबर बिल्कुल दुरुस्त होगी। तो मेरा ये मानना है कि इस तरीके की एक्टिविटी करनी इसलिए जरूरी है कि आपने चाइना को काउंटर भी करना है। और चाइना को काउंटर करने के लिए आपको ये बेसबाजी करनी पड़ेगी। और ये मॉरिशस में ही नहीं, ये और भी जो आइलैंड कंट्रीज हैं वहां पर ये काम करने की इंडिया जो है वो कर रहा है, करता है। अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी अपनी जो हम लोग बेस नहीं कहते हैं, उसको मिलिट्री ट्रेनिंग टीम कहते हैं। क्योंकि बेस का मतलब होता है कि कॉम्बैट उस तरीके से इस्टेब्लिश करना। वो कॉम्बैट इस्टेब्लिशमेंट नहीं करते हैं हम मिलिट्री ट्रेनिंग टीम इस्टेब्लिश करते हैं। आइडिया होता है कि उसकी जो उस मुल्क को इन्फ्लुएंस में रखना। आइडिया ये नहीं होता कि वहां पे फौजें रख के और कोई जंगी तैयारी करना। वो जंगी तैयारी के लिहाज से कोई भी बेस नहीं है। हमारा सेंट्रल एशिया में भी इस तरीके से मिलिट्री ट्रेनिंग टीम्स हैं, तजाकिस्तान में है, और इसी तरीके से उज्बेकिस्तान में भी है, वियतनाम में है, भूटान में है, और लाइकवाइज और भी कई जगहों पर हमारी ट्रेनिंग टीम्स हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में भी है, मेरा दिमाग उतर रहा है अभी ध्यान से कहाँ कहाँ है। तो इस तरीके की मिलिट्री बेसिंग नहीं कहते हम लोग उसको मिलिट्री ट्रेनिंग टीम कहते हैं, जिसके अंदर कॉम्बैट पोटेंशियल नहीं होती है। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, कॉम्बैट पोटेंशियल नहीं होती है। और हम उस मुल्क की आर्मी को ट्रेन करते हैं, उस मुल्क की आर्मी को असला प्रोवाइड करने की जरूरत होती है तो वो करते हैं। इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट है हमारा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा कल साहब, ये भी बताइएगा, जो ये इंडो पैसिफिक में जो बढ़ते हुए खतरात कह लें आप, या जो जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जो ग्रेट पावर्स का है, जिसमें इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ क्वाड में, और चाइना उसके मुकाबले में है। और ये कहा जा रहा है कि जो इंडो पैसिफिक और ये सारा जो इंडियन ओशन है, ये आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले कुछ सालों में एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जी ठीक है, ये एक ट्रेनिंग मिशन है और इसके ये है, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया बेसिकली अपनी एक स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी इनहेंस कर रहा है। और ये भी बताइएगा कि क्या ये इंडिया की तैयारियों में से एक है? क्या आइंदा भी इंडिया इस तरह की कोई बेसिस बना सकता है? और फिर इसको लिंक कीजिएगा इंडिया की फाइनेंशियल पोजीशन के साथ, क्योंकि रिसेंटली जो कोविड में हुआ कि इंडिया को हेल्थ कवरेज ना होने की वजह से, पेंडेमिक है तो कभी भी नुकसान हो सकता है, दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो इंडिया ने क्या अपने रिसोर्सेस ठीक जगह पे लगा रहा है? इतनी ज्यादा मैसिव मिलिट्री बिल्डअप जो है वो क्या
वाकई प्रोपोर्शनल है टुवर्ड्स ह्यूमन सिक्योरिटी, जो कि हम समझते हैं कि हेल्थ और जो बाकी सोशल सिक्योरिटी से अचीव होगा, या कि वो समझता है, इंडियन माइंडसेट ये समझता है कि अब इंडो पैसिफिक में अब इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी और अमेरिका और यूरोप के साथ मिलके एक अलायंस बनाना ही पड़ेगा, इसी से इंडिया का ग्लोबल इमेज बढ़ेगा? देखिए, इंडिया की इकोनॉमी तकरीबन $4 ट्रिलियन की है और चाइना की इकोनॉमी हमसे काफी ज्यादा बड़ी है। तो चाइना का स्केल ऑफ इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत आगे है, उसका तो मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन $4 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो कोई थोड़ी छोटी इकोनॉमी नहीं होती। और जहां तक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का सवाल है, उसमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए अगर आपको मिलिट्री ट्रेनिंग टीम इस्टेब्लिश करनी पड़ जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम होती है उसका खर्चा वो मुल्क उठाता है जहां पर वो लगाई जाती है, उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होता इतना। अच्छा, आप यानी कि लेकिन जब आप वहां पे मुझे ये भी तो समझना है कि मॉरिशस के क्या ऐसे डिजाइन हैं जो वो इंडिया से जो है वो सारी और वो भी ये जो आइलैंड है 1100 किलोमीटर दूर है मॉरिशस मेन आइलैंड से। तो क्या आप समझते हैं कि मॉरिशस को इंडियन नेवी की जरूरत है ताकि वो मॉरिशस को प्रोटेक्ट कर सके, या कि आपके भी तो कोई इसमें कोई ना कोई हमारे होगा? इंटरेस्ट जो है, हमारे स्ट्रेटेजिक आर्क जो है वो स्ट्रेट ऑफ करेक्शन, ये आपका स्विस कैनाल, सिनाई पेनिनसुला से लेके और साउथ चाइना सी तक ये पूरा आर्क, स्ट्रेटेजिक आर्क फैला हुआ है। और यहाँ पर हम अपनी शिपिंग की दफा भी करते हैं और हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको भी लुक आफ्टर करते हैं। हमारे जो बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडियन ओशन में है वो फ्रांस है और फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी का एक ही गोल है, एक ही मकसद है कि जो हेगमनी, चाइनीज हेगमनी जो दुनिया में देखने को मिल रही है उसको काउंटर किया जाए और जितने भी डेमोक्रेटिक मुल्क हैं वो सब इकट्ठे आए इसी चीज से और उसी चीज के लिए हम लोग वहां बैठे हुए हैं। तो इंटरेस्ट की बात होती है, इंटरेस्ट जिस हिसाब से है आपका उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते हैं। अब हमारा फुटप्रिंट बड़ा बड़ा बढ़ रहा है। अब $4 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी है तो फिर ट्रेड हो रहा है, तभी इकोनॉमी है उतनी बड़ी। ट्रेड है, अगर ट्रेड को आपने अपने सेफगार्ड करना है तो उसके लिए आपको फ्रेंडली कंट्रीज चाहिए। अब आप देखिए कि अगर फ्रेंडली कंट्रीज ना हो तो क्या होता है। इसराइल और ईरान के बीच में देख लीजिए, अभी हाल ही में उनकी शिपिंग के ऊपर ईरानियों ने हमला कर दिया। अब इजरायलियों ने भी धमकी दे दी कि हम भी कुछ करेंगे। तो ऐसे फिर क्या होता है, ऐसे ट्रेड पे खतरा बढ़ जाता है। पहले सी पायरेट्स होते थे, सी पायरेट्स कम हो गए तो कोई और खतरा खड़ा हो जाएगा। और कल अगर ईरान और इजराइल के बीच में जंग होती है तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इजराइल, उसकी भी हेल्प करनी पड़ेगी। हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अभी सऊदी अरेबिया और यूएई डेवलप हो रहा है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन मिडिल ईस्ट में पड़ती है तो कहां से असिस्टेंस आएगी, कैसे होगी, नेवी नेवी का गेम कैसे खेला जाएगा। वो इंडियन नेवी ब्लू वाटर नेवी है, ब्राउन वाटर नेवी नहीं है, तो वो डीप इनसाइड द ओशन गेम खेलने की कैपेबिलिटी रखती है, उसमें ये ताकत है। तो उसी हिसाब से वो अपनी ताकत को नजर रखते हुए, अपने इंटरेस्ट को नजर रखते हुए, अपने अपना जो स्ट्रेटेजिक जो आपका जो स्फीयर है उसके अंदर आप रहते हुए और अपने पूरे उसकी दिफा करते हुए, तो ये आप ऐसी तफ्तीश बनाते हैं, प्लान बनाते हैं और वो आप देख रहे हैं होते हुए। अच्छा, कल साहब एक मिलिट्री के रिलेटेड सवाल है आपसे, क्योंकि आप फौजी हैं, आर्मी से हैं। ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि जो इंडिया के जो थ्रेट्स हैं वो पहले नॉर्थ में रहे, ईस्ट में रहे, अब क्या थ्रेट्स बदल रहे हैं? तो क्या अब वो जो इन्वेस्टमेंट आप करते थे कि भाई टैंकों पे इन्वेस्टमेंट हो गई, पाकिस्तान के हवाले से इन्वेस्टमेंट हो गई, या चाइना के साथ चलो लैंड के मामला तो नहीं है, तो क्या अब आप जो नेचर ऑफ थ्रेट है या जो अब ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी वो आर्मी से हटाकर एयरफोर्स और नेवी पे होगी? दिस इज व्हाट डू यू थिंक इज अ माइंडसेट ऑफ द इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो पूरा फोकस हो गया है
अगर आप देखें जिस तरीके से डेवलपमेंट नेवी के अंदर हो रहे हैं, एयरफोर्स की एसेट बिल्डिंग हो रही है, तो फोकस अभी एयरफोर्स और नेवी के ऊपर है। लार्जर गेम में शामिल है और उसी तरीके से तैयारी भी है। और आर्मी के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी है। और जो फिलहाल लो लेवल थ्रेट जो जो है उसके लिए आर्मी के पास इक्विपमेंट और वो सब पूरा है, तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी अभी जैसे अभी एक नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर भी बन रहा है, उसके बाद में तीसरा भी बनना है, फिर न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स जो है वो टोटल 6 बननी है। उसमें सब सरफेस न्यूक्लियर मिसाइल अटैक वाली सबमरीन्स अलग है, एंटी शिपिंग एंटी सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइल्स न्यूक्लियर सबमरीन्स अलग है। तो ये जो चीजें हैं ये एक आपकी स्ट्रेटेजिक रीच और स्ट्रेटेजिक गेम जो आप आगे आने वाले टाइम में खेलेंगे उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह एयरफोर्स भी एयर टू एयर रिफ्यूलर्स में इंटरेस्टेड है बहुत जबरदस्त। और ये भी बात सुनने में आ रही है कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी इंडक्ट करने के लिए कुछ बातें चल रही हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन है। सो ये सारी चीजें जो है ये किसी डायरेक्शन में एक इंडिकेट करती हैं। और एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स है जिसके अंदर ट्रूप्स ले जाए जा सकते हैं कहीं भी। तो 3 एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स भी लेने की बात है। तो जिस नेवी के अंदर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, 7 न्यूक्लियर सबमरीन्स होंगी, 3 असॉल्ट शिप्स होंगे, जो कि एक असॉल्ट शिप तकरीबन एक इन्फेंट्री बटालियन या एक कॉम्पोजिट ब्रिगेड ग्रुप ले जाने की सलाहियत रखता होगा। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि किस तरफ ये कहानी जा रही है और क्या देखा जा रहा है। तो जहां तक लैंड का सवाल है, लैंड के ऊपर जो डेटरेंट है, चाहे वो प्यूनिटिव डेटरेंट हो या डिफेंसिव डेटरेंट हो, वो एस्टेब्लिश्ड है। उसके अंदर ज्यादा उसको एस्केलेट करने की जरूरत नहीं है, वो वहां पे एस्टेब्लिश हो गया है। और वहां पे कोई हमें ज्यादा थ्रेट में चेंज नजर नहीं आएगा। अभी आ भी नहीं रहा है और आगे लगता भी नहीं है कि आएगा। उसका 2 कारण है। पाकिस्तान की इकोनॉमी एक बहुत बड़ा कारण है। जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं होगी तब तक वहां से थ्रेट डेवलप नहीं होगी, थ्रेट कम रहेगी। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर नजर रहेगी कि वो किस तरफ जाती है। और अगर पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता रहेगा तो उसके ऊपर वर्ल्ड का फोकस रहेगा और उसको अपने ही खेल में उलझा के रखे रहेगी दुनिया। सो वहां से वो थ्रेट उस तरीके की आना बहुत मुश्किल है जिस तरीके की आप इंडिकेट कर रहे हैं। और जहां तक चाइनीज का सवाल है, वो आपने देखा कि चाइनीज आर वेरी फ्रेंडली एनिमीज। वो लड़ने लड़ने वाले लोग नहीं हैं, उन्होंने कोई ऐसा कुछ लड़ाई भी नहीं करी है। वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस से, अपने साइज से सिर्फ डराने का काम करते हैं। आप डर गए तो फिर डर गए, नहीं तो फिर दोस्ती कर लेते हैं। अभी पूरे एलएसी जो 15 महीने से जो कहानी चल रही थी वो तकरीबन सॉर्ट आउट हो गई है। एक छोटा सा पैच बचा हुआ है, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि दिस इज हाउ इट हैज वर्कड आफ्टर 1962 and 67 to be precise. So this is how the land issues are there. तो ये एक थॉट प्रोसेस है जो मैंने आपसे अभी शेयर करी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कल साहब ये बताइएगा काइंडली कि ये जो इंडिया के अंदर थिएटराइजेशन की बात हो रही है, तो जब आप अपना नेचर जो है वो फॉर एग्जांपल आर्मी जो है वो हमेशा डोमिनेंट रही है और आर्मी है भी जारी बात है मिलियन प्लस है, नेवी और एयरफोर्स की उस तरह जरूरत नहीं है। तो ये बताइएगा कि जब ये चीजें आर्मी के हाथ से स्लिप होंगी और ये नेवी और एयरफोर्स के पास जाएंगी, तो और ये कहा भी जा रहा है कि इंडियन आर्मी का जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये जो सेटल नहीं हो पा रहा कि हु इज टू लीड। क्या जिस तरह के आपने देखा कि एयरफोर्स के चीफ और उन्होंने कहा जी कि नहीं, एयरफोर्स इज नॉट अ सपोर्टिंग आर्म, सीडीएस ने कुछ और कहा, तो इतनी पब्लिक में चीजें आ गई। तो जब नेवी और एयरफोर्स के पास इतने ज्यादा पावर और अख्तियार जाएंगे और इतना ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस होगा डिसीजन मेकिंग में, तो आर्मी के अंदर फ्रस्ट्रेशन होगी काफी ज्यादा, जो कि एक नेचुरल है। हाउ डू यू सी एज ए सोल्जर? देखिए, आर्मी में फ्रस्ट्रेशन इसलिए नहीं होगी कि आर्मी के अपने डायनेमिक्स हैं और आर्मी जो थिएटराइजेशन के अंदर
जो नदन कमांड होगी वो थिएटर स्पेसिफिक नहीं होगी, वो कमांड ही रहेगी, मिलिट्री स्पेसिफिक रहेगी। उसके अलावा ईस्टर्न कमांड के अंदर भी शायद उस तरीके से ही है, लेकिन बाकी जो कमांड्स हैं वहां पर थिएटराइजेशन देखने को मिलेगा। और कोई ऐसी बात नहीं होगी जो अभी बीच में जो एयर चीफ की बात आई थी और जो सीडीएस ने बोली थी, ये छोटी सोच थी सीडीएस की। और क्योंकि जब मुल्क को चलाने वाले, क्योंकि हमारे यहाँ मुल्क सिविलियंस चलाते हैं और हम लोग जो है वैसे काम करते हैं जैसा वो बोलते हैं, और उन लोगों ने ये अपना दिमाग बना लिया है कि इंडिया की डिफेंसेस किस तरीके की होनी चाहिए। देखिए माइंड यू, बहुत बड़े बड़े दिमाग होते हैं, फौजियों का दिमाग जो होता है बड़ा, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि आपके यहाँ पे बिल्कुल वही है। फौजी जो है बहुत थोड़े दायरे में सोचता है और उसको ना सुनने की आदत नहीं होती है क्योंकि उसका कल्चर ऐसा है। और वो जैसे उसने सोच लिया, उसको लगता है कि यार ये जो मैंने जो सोचा है ना, इससे ज्यादा बढ़िया और कोई सोच नहीं सकता। और उसको ये लगता है क्योंकि वो ग्राउंड पे कहीं बॉर्डर पे है, कहीं कुछ और काम कर रहा है, चाहे वो जलजला आ जाए, चाहे सैलाब आ जाए, चाहे कोई और कहानी हो जाए, तो फौज वहां पर इमदाद को पहुंचे, तो एक ओनरशिप सी फीलिंग आ जाती है कि यार ये मुल्क मेरा है, मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी नॉलेज है कि इसको कैसे बचाना है, इसको कैसे देखभाल करना है। तो वो जब कोई ऑल्टरनेट कोई बात करता है ना, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। इंडिया के अंदर भी ऐसे ही सोच वही है, जो आपके यहाँ सोच है वो यहाँ भी ये सोच है, लेकिन यहाँ पर सिविलियन छितर मार के और बोलता है कि चुपचाप बैठ जाओ, आपको जो काम दिया है आप वो करो। तो जो सीडीएस साहब ने जो बोला है, उसके बाद नहीं ना आपने कुछ सुना कि वो कुछ और बोल रहे हैं। आपने उसके बाद में आर्मी चीफ या एयरफोर्स चीफ को नहीं सुना, और आप एक दिन सुनेंगे कि थिएटराइजेशन हो गया। जिस जिसको तकलीफ होगी उसको बोला जाएगा दरवाजा खोला है, आप जाए, दूसरे लोगों को आने दें। क्योंकि हमारे यहाँ पे ये ऐसे नहीं चल सकता कि आप, बिकॉज जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, जब आप डिफेंस की बात करते हैं, तो उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तो डिफेंस के एक छोटा हिस्सा है चीमा साहब। डिफेंस के अंदर एग्रीकल्चर है, डिफेंस के अंदर एजुकेशन है, डिफेंस के अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सो मेनी थिंग्स कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग डिफेंस ऑफ ए कंट्री। आर्मी एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये चीजें जब बनती हैं, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें देखी जाती है कि भाई आज से 25 साल के बाद इंडिया कहाँ खड़ा होगा। इंडिया के अंदर इकोनॉमी ये होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल ये होगा, शिपिंग हमारी यहाँ पहुंची होगी, हमारे रिलेशन दुनिया में ऐसे होंगे, हमारा डायस्पोरा यहाँ 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 होगा। हमें किस तरीके की चीजों को देखना पड़ेगा, तो फिर जाके आप एक पूरा नक्शा तैयार करेंगे कि यार हमारी ये सारे इश्यूज है, हमारा एग्रीकल्चर कहाँ होगा, हमारा लॉ एंड ऑर्डर कहाँ होगा, हमारे क्या क्या चैलेंजेस होंगे। फिर वो सारे जो चैलेंजेस है वो इकट्ठे करे जाएंगे और उनको जोड़ा जाएगा और एक प्लान बनेगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इस पूरे प्लान का एक इंपॉर्टेंट पर एक छोटा हिस्सा है। ये आप ध्यान में रखिएगा, छोटा हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली ये जो भी जो स्टेट की इतने बड़े एम्बिशंस होते हैं, उसका उसमें आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो या फौज हो, उनका तो काम होता है उसको मूव फॉरवर्ड करना, आगे लेके चलना। जो भी स्टेट का मिशन होगा, दे आर सपोर्टिंग, दे आर एग्जीक्यूटिव, दे हैव टू इम्प्लीमेंट व्हाट द लेजिस्लेचर, या जो भी उनको कहा जाता है, जो भी डिसीजन मेकर्स का एक मूव होती है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, इट इज नॉट, चीमा साहब, अगर फौजी अफसर कहता है कि यार ये देश मेरा है, मैं बहुत देशभक्त हूँ और भारत माता की जय, तो बोलता है कि यार मैं रोड पे झाड़ू लगा रहा हूँ, मेरा भी तो देश है ये, मैं भी इस देश को सफाई करता हूँ, भारत माता की जय। तो तू भी काम कर रहा अपना, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, काम तो दोनों कर रहे हैं ना। अगर मैं रोड पे झाड़ू लगा रहा हूँ तो मैं भी तो देश की सेवा कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो फौज में भर्ती हो गया तो फौज में जाके बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, तो सारे काम कर रहे हैं, तभी तो कंट्री मूव करेगा। ये नहीं हो सकता कि फौजी ये कहे कि नहीं 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 मैं ही सब कुछ हो, बाकी सब साले ऐसी है बेकार टाइप, तो वो नहीं होता प्रोग्राम। तो आपको पता लग गया कि मैं पंजाब से चक्कर लगा के आ रहा हूँ, तो फिर थोड़ा तो बस ये है, वो तो बेसिकली दिस इज द इशू।
इसमें हाँ, सबका रोल समझते होता है कंट्री के अंदर, कंट्री नेशन बिल्डिंग जिसको बोलते हैं। आप तो अकेडमिया से ताल्लुक रखते हैं, तो नेशन बिल्डिंग होती है, और नेशन बिल्डिंग के अंदर सबका रोल होता है, और उसी रोल के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। आप अपने इंडिविजुअल एजेंडा और आप अपने सीलो में बैठकर और अपने कुएं में बैठकर दुनिया का तस्वुर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जो नेवी है वो बहुत बड़े पैमाने पे सोचती है। वो ग्लोबली जाते हैं, वो ट्रैवल करते हैं, वो समुद्रों में जाते हैं, उनके पास तो खैर बड़ा वो होता है। लेकिन ऑब्वियसली आपने सही कहा, नेशन बिल्डिंग इज़ अ पार्ट जॉब ऑफ एवरीवन। हर कोई मुल्क के लिए काम कर रहा है, वो कोई झाड़ू लगाने वाला हो या जर्नैल हो या वज़ीर-ए-आज़म हो, सदर हो, एक उस्ताद हो, कोई भी हो, जो भी एक कारखाने में काम करने वाला है, जो आपको टैंक बना के दे रहा है, नेशन बिल्डिंग में सबका ही किरदार है। और आज के ज़माने में तो अभी तो कल साहब ये बात चल रही है कि भाई ये बाहर निकलो, ये हाई पॉलिटिक्स सिक्योरिटी से। आज के ज़माने में दुनिया को इज़्ज़त मिलती है, जिस तरह आपके चोपड़ा साहब ने कल जीता, मेडल जीता है। तो वो एक इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी ऑनर है कि भाई एथलेटिक्स में पहली दफ़ा देखें ना, 140 करोड़ का मुल्क है और आज तक कभी मेडल नहीं आया था। तो अब जो चीज़ें हैं वो बदलती जा रही हैं, सेम इज़ विद अस। हमारा छोटा मुल्क है, हमें यहाँ पे स्पोर्ट्स में पैसे नहीं लगाते, वो समझते हैं इसकी क्या वैल्यू है, कोई ज़रूरत ही नहीं है स्पोर्ट्समैन पे पैसे लगाने की, ग्राउंड नहीं बनाते। तो ऑब्वियसली ये नेशन जब उठानी हो, अपने मुल्क उठाना हो, तो उसके लिए बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनकी मदद चाहिए, उनकी सपोर्ट चाहिए, तभी आप जाके अब नेशन बन सकती है। So this is what it is. But thank you very much, Danveer Singh Saab, for your valuable input, for making us प्लेजर, understand ये जो प्लेजर, इट वाज ग्रेट प्लेजर। इंडियन नेवी बेस के हवाले से जो रिपोर्ट आई थी, मैंने कहा मैं आपसे बात करूं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके, बाय बाय, थैंक यू।